हाँ जी, आज हमने इलेक्शन एक्ट 2017 स्टार्ट करना है, ठीक है। और आज हम सेक्शन 3 से स्टार्ट करेंगे ऑनवर्ड्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बुलेट पॉइंट्स में इसको बना रही है, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा पार्ट है वो चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 आपको इंट्रोडक्शन देता है कमीशन के हवाले से, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, कि किस तरह से ये अपना प्रोसीजर रेगुलेट करेगी। फिर इसकी पावर्स हैं कि ये डायरेक्शन इशू कर सकती है, और डायरेक्शन इशू करने के साथ साथ ये असिस्टेंस ले सकती है तमाम जो एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है। और ये पावर्स को डेलीगेट कर सकती है। और अगर कोई जैसे ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायर है इलेक्शन में ले जाने के लिए, ठीक है, या फिर इलेक्शन को इंश्योर करना है, या अगर कोई ऐसी मेलाफाइडी प्रैक्टिसेस पाई जाती हैं तो उनको रोकने के हवाले से भी कमीशन की पावर्स हैं, ठीक है। अच्छा, चलें अब हम सेक्शन 3 से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 3 हमें ये बताता है कि कमीशन में जो प्रोसीजर है वो कैसे स्टार्ट होता है। सबसे पहले इन्होंने ये बताया कि ये अपना प्रोसीजर रेगुलेट करने के लिए ऑटोनमस अथॉरिटी है, ठीक है, ये खुद से प्रोसीजर रेगुलेट कर सकती है। दूसरी बात ये कही गई है कि इन केस अगर कोई वैकेंसी अगर होती है, कोई मेंबर नहीं है, फिर भी ये अपनी पावर्स को इस्तेमाल कर सकती है, और मेजॉरिटी डिसीजन प्रिवेल करेगा, और मेजॉरिटी डिसीजन ही कमीशन डिसीजन कहलाएगा, ठीक है। अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है तो मेजॉरिटी डिसीजन प्रिवेल करेगा। उसके बाद ये बताया गया कि जैसे कि फर्ज कर लें कि 4 मेंबर्स हैं, इक्वली डिवाइड हो गए हैं 2-2 करके, ठीक है ना, और पैरेलल हो गए हैं, और या फिर 3 मेंबर्स ही हैं जब वो जो प्रोसीडिंग्स का हिस्सा है, और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया, तो फुल कमीशन के सामने वो मामला रखा जाएगा, ठीक है। ये सेक्शन 3 में बताया गया। क्लियर है आपको? उसके बाद हम सेक्शन 4 पे आते हैं, पावर टू इशू डायरेक्शंस। अच्छा, कंप्लीट जस्टिस को इंश्योर करने के लिए या किसी पर्सन की अटेंडेंस को सिक्योर करना है या कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करवाना है, तो इस हवाले से कमीशन के पास इख्तियार है कि वो डायरेक्शन इशू कर सकती है, ठीक है। और इसके फैसले की जो एप्लीकेबिलिटी है पूरे पाकिस्तान में प्रिवेल करेगी, जैसे कि हाई कोर्ट का डिसीजन होता है, ठीक है। और किसी भी इस एक्ट के तहत अगर किसी भी एक्ट की कंप्लायंस करवानी है ना, बेशक कोई प्रोविजन नहीं है, उसकी एब्सेंस में भी इसके पास इख्तियार है कि वो ऑर्डर इशू कर सकती है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेक्शन 5 में है असिस्टेंस टू द कमीशन। अब इसमें ये है कि अगर इसके पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि अगर इसको कोई असिस्टेंस चाहिए एग्जेक्टिव अथॉरिटीज की तरफ से, तो ये असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकती है, चाहे फेडरेशन से लेनी है या प्रोविंशियल लेवल पे लेनी है, ठीक है। और स्टाफ की भी अवेलेबिलिटी है, और इसके पास ये भी डिस्क्रिशनरी पावर है कि ये चाहे तो जुडिशियल ऑफिसर की सर्विसेज भी ले सकती है। मोमिना एक मिनट प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह का शुक्र है जी। हाँ जी। अच्छा, इसमें मैं ये बात कर रही थी कि ये जुडिशियल ऑफिसर्स की भी सर्विसेज को यूटिलाइज कर सकता है वहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट से कंसल्ट करके, ठीक है। लेकिन जब जैसे कि इलेक्शन प्रोग्राम अनाउंस हो जाता है और अभी पब्लिकेशन हुई नहीं है,
तो उस दौरान में किसी को भी अथॉरिटी नहीं है, ना ही कमीशन को है, कि किसी ऑफिशियल को ट्रांसफर कर दिया जाए, पोस्टिंग कर दी जाए या डिप्यूट कर दिया जाए। जब ऐलान हो जाता है ना इलेक्शन प्रोग्राम का, तो उस दौरान आप पोस्टिंग नहीं कर सकते। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है आपको? अच्छा, उसके बाद सेक्शन 6 में डेलीगेशन ऑफ पावर्स का जिक्र किया गया, जिसमें ये कहा गया है कि ये किसी भी मेंबर कमीशन के ऑथराइज कर सकती है कि ये अपने पावर को इस्तेमाल कर सके। ठीक है, फिर इस सिलसिले में कमिश्नर को पावर्स दी गई हैं कि आप ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, उनकी दोबारा टर्म्स बताएंगे ये पॉइंट दोबारा बताते हैं? मैं दोबारा से आपको बताती हूँ। मैं बात कर रही थी कि जो सेक्शन 6 है ना, डेलीगेशन ऑफ पावर्स, इसमें ये कहा गया है कि कमीशन के किसी भी मेंबर को ऑथराइज किया जा सकता है पावर एक्सरसाइज करने के लिए। ठीक है, इस सिलसिले में कमिश्नर के इख्तियारात ये हैं कि वो जिन ऑफिसर्स को अपॉइंट करना है ना, किन टर्म्स एंड कंडीशन पे करना है, वो कमिश्नर का इख्तियार है। ठीक है, इस सिलसिले में कमिश्नर के पास ये एडिशनली ये पावर है कि वो बेंचेस को कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है जब कोई कंप्लेंट्स, एप्लीकेशन या अपील रिसीव करनी है। ठीक है, तो बेंचेस की कॉन्स्टिट्यूशन की भी प्रोविजन अवेलेबल है। फिर जो बेंचेस का फैसला है ना, वो डिसीजन ऑफ द कमीशन कंसिडर किया जाएगा, लेकिन अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है तो फिर कमीशन के सामने यह मामला रखा जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद सेक्शन 7 पे चलते हैं, पावर टू रेक्विजिशन प्रॉपर्टी। पावर टू रेक्विजिशन प्रॉपर्टी में यह कहा गया कि जैसे आपको ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायर्ड है, इलेक्शन की जगह पर लेके जाना है, ठीक है ना, तो इस सिलसिले में आपको प्रोविंशियल गवर्नमेंट या डिप्टी कमीशन या पॉलिटिकल एजेंट आपको असिस्टेंस फराहम कर सकते हैं कि ये व्हीकल आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, अब जो व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होनी है इलेक्शन के प्रोसीजर में, वो किसी और पर्पज के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। ठीक है, फिर आपका काम ये भी है कि जो ट्रांसपोर्टेशन का ओनर है ना, आपने उसको कॉम्पनसेट करना है। ठीक है, अच्छा अच्छा, उसके अलावा अगर आप समझते हैं कि आप एग्रीव्ड हैं तो आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और वो मामला आर्बिट्रेटर के सामने रखा जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद सेक्शन 8 में है पावर ऑफ कमीशन टू इंश्योर फेयर इलेक्शन। अब फेयर इलेक्शन को इंश्योर करने के लिए ये डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी है कि अगर वो ये फाइंड आउट करता है क्योंकि मैलाफाइटिंग प्रैक्टिसेस हो रही हैं, तो इस बेस पे इस बेस पे वो पोलिंग को भी रुकवा सकता है। ठीक है, और अगर कोई ऑफिसर कोई ऑर्डर पास करता है तो उसके हवाले से भी रिव्यू करने के अख्तियारात हैं। ठीक है, इसके अलावा फेयर इलेक्शन के लिए इंस्ट्रक्शंस इशू करनी है या पावर्स एक्सरसाइज करनी है, ये भी कमीशन की पावर में शामिल है। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद सेक्शन 9 है पावर ऑफ द कमीशन टू डिक्लेयर अ पोल वॉइड। अच्छा, अब कमीशन जब ये सेटिस्फाइड हो जाता है कि ग्रेव इलीगैलिटीज कमिट हुई हैं या कोई वायलेशन हुई है पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट के हवाले से, तो वो डिक्लेयर कर सकती है कि भाई इसको रुकवाया जाए पोलिंग को। ठीक है, दोबारा से वोटर्स को बुलाया जाए और वो अपना वोट रिकास्ट करें। ठीक है, और साथ ये बताया गया कि अगर डेक्लेरेशन दे दी जाती है कि कमीशन ने ये देखा कि औरतों के जो वोट्स हैं वो तो उस इलाके के जितने वोट्स होने चाहिए उससे 10% कम है, मतलब जब आपको लगता है ना कि कोई एग्रीमेंट हुआ हुआ इनको रोकने के लिए कि ये अपना वोट कास्ट ना कर सके, तो उस पर भी डेक्लेरेशन दे दी जाती है कि वोट पोलिंग को रुकवा दिया जाए। ठीक है, अब जो बंदा इसमें जिम्मेदार होगा उसके हवाले से कमीशन खुद कंप्लेंट फाइल करेगी। ठीक है, फिर उस टाइम कमीशन को एज इलेक्शन ट्रिब्यूनल कंसिडर किया जाएगा। जब कोई अपील या कंप्लेंट्स आती है ना, तो एज इलेक्शन ट्रिब्यूनल वो काम करती है। अब उसके फैसले के खिलाफ फिर आप फर्दर सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट में हम जाते हैं तो वो अपील में जाते हैं इसके इलेक्शन ट्रिब्यूनल की पिटीशन के खिलाफ, है ना? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, कमीशन की पिटीशन के खिलाफ, या आप कह दें कि उस ऑर्डर के खिलाफ जो कमीशन ने पास की है। हाँ, लेकिन जो कमीशन ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर पास किया तो उसके खिलाफ तो हम रिट में जाते हैं ना? हाँ हाँ, उसके खिलाफ हम रिट में जाते हैं, लेकिन देखिए रिट ज्यादातर यही होता है ना कि अगर कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं है तो आप फिर रिट में जाते हैं। ठीक है ना, मतलब इलेक्शन पिटीशन जो होती है, हाँ, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला होता है उसके खिलाफ हम जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और जो वैसे कोई इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर होता है उसके खिलाफ हम रिट में जाते हैं। मेरा ख्याल से यही हाँ है। जी, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ तक क्लियर है आपको? अच्छा, उसके बाद सेक्शन 10 पे आते हैं जिसमें पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट का जिक्र किया गया। अच्छा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस के तहत जैसे कि हाई कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो आपको कंटेम्प्ट की सजा दे सकते हैं। ठीक है ना, तो इसके पास भी
वही जो ऑर्डिनेंस अवेलेबल है उसी तरह ये अपनी पावर एक्सरसाइज करता है। ठीक है, ठीक। अच्छा उसके बाद सेक्शन 11 देखते हैं, एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। अब जो तमाम अखराजात आने हैं एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, उसके हवाले से ये फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में से इनका एक मुख्तस शुदा जो अकाउंट होता है उसमें से ये खर्च करेंगे और उसी के हवाले से कमीशन के पास फाइनेंशियल पावर्स हैं। यहाँ तक क्लियर है आपको? अच्छा उसके बाद सेक्शन 12 है मेजर्स फॉर ट्रेनिंग एंड पब्लिक अवेयरनेस। अच्छा अब पब्लिक को अवेयर करने के लिए डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाएंगे। डिफरेंट अथॉरिटीज चाहे उसमें एजुकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस आती हैं, उनको एडवाइस किया जाएगा कि आप ये इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करें ताकि इलेक्टोरल लॉस के हवाले से, बेस्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से पब्लिक भी अवेयर हो सके। ठीक है, फिर पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स आप इनिशिएट करेंगे, मीडिया कैंपेन स्टार्ट करेंगे ताकि मैक्सिमम आप इंश्योर करें कि वोटर जो है ना इनरोल्ड हो। ठीक है, और वो वोट भी कास्ट करें ताकि इस तरह से इलेक्टोरल प्रोसीजर की इंटेग्रिटी मेंटेन रहेगी। ठीक है, फिर जो प्रिवेलिंग लॉस है इलेक्शन के हवाले से आपने उसको एग्जामिन करना है ताकि करप्ट प्रैक्टिसेस को एलिमिनेट करके ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया जा सके। ठीक है, उसके बाद हम सेक्शन 13 देखते हैं, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिजल्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम। ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए जो एक सिस्टम डेवलप किया जाएगा उसको हम मैनेजमेंट सिस्टम कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें उनका काम ये कि एक्सपीडिशियसली जो काउंटिंग होनी है, टैबुलेशन होनी, कंपाइलेशन होनी, ट्रांसमिशन होनी है, पब्लिकेशन होनी है ऑफिशियल गैजेट में, उन सब को आपने इसमें वॉच करना है, ओवरसी करना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद इमीडिएट जैसे ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जैसे रिजल्ट आ जाता है वो स्नैपशॉट लेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली वो रिटर्निंग ऑफिसर को भिजवा देगा, फिर रिटर्निंग ऑफिसर फर्दर आगे कमीशन को भिजवा देता है। ठीक है, फिर जो प्रोविजनल रिजल्ट कंपाइल हुआ है रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से वो इलेक्ट्रॉनिकली फर्दर फिर कमीशन को रिजल्ट कर दिया जाता है, ट्रांसमिट। ठीक है, अब इसमें अगर किसी वजूहात की बना पर इनकम्प्लीट रिजल्ट रहा है तो उसके हवाले से भी नोटिफाई कर दिया जाता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये जो प्रोविजनल रिजल्ट कंपाइल हुआ है ये इलेक्ट्रॉनिकली आप भिजवाएंगे जिसमें कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ रिजल्ट शामिल है, रिजल्ट की काउंटिंग शामिल है, बैलेट पेपर अकाउंटिंग शामिल है। ठीक है, ये फिर फर्दर एंड पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर से होती हुई रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाएगी और फिर कमीशन के पास चली जाएगी। ठीक है, और ओरिजिनल दोबारा से पूछें क्या बोल रहे हैं? रिटर्निंग ऑफिसर तो वो होता है ना जो कि वो बूथ पे होता है, पोलिंग बूथ पे। हाँ जी, उससे भी तो आगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी तो होता है ना जिसने आगे फर्दर रिपोर्ट करनी रिटर्न है। उसके नीचे आप उस सब ऑर्डिनेट समझ लें। ठीक है, ठीक है। अच्छा फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपने स्पेशल मैसेंजर के जरिए भिजवाने या कोई स्विफ्ट मींस ऑफ कम्युनिकेशन इस्तेमाल किया जाएगा और यही डॉक्यूमेंट जो वेबसाइट पे पब्लिश कर दिए जाएंगे जो रिसीव किए गए। ठीक है, उसके बाद हम सेक्शन 14 में एक्शन प्लान की बात करते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान तैयार करेगा कमीशन इलेक्शन से पहले। ठीक है, जिसमें स्पेसिफिकेशन दी जाएंगी कि आपने इसमें कौन से लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेने हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूंसी की डिलिमिटेशन शामिल है, इलेक्टोरल रोल्स को जो रिवाइज करना है या पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी हैं, सिंबल्स जो एलोकेट होने हैं, या जो अपॉइंटमेंट और ट्रेनिंग का काम है इलेक्शन ऑफिशियल्स का, या कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जो पोलिंग स्टेशन की जो लिस्ट होती है। ठीक है, और जो स्टाफ उसमें एम्प्लॉय किया जाएगा, प्रिंटिंग प्रेस में ये जो बैलेट पेपर्स तैयार होने हैं किसको ये काम देना है, न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, इलेक्शन ऑब्जर्वर्स को कैसे अरेंजमेंट करना है, एपलेट इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की अपॉइंटमेंट, सिक्योरिटी मेजर्स या मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, ये तमाम चीजें उसमें वो इस सिस्टम में ये चीजें इसके लिए एक प्लान बनाया जाता है। ठीक है, फिर एक्शन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से पोस्ट इलेक्शन रिव्यू भी कंडक्ट किया जाता है। फिर जो एनुअल रिपोर्ट फर्दर आगे अगली दफा नहीं सबमिट होनी है उसमें ये पोस्ट इलेक्शन रिव्यू इंक्लूड किया जाता है और वेबसाइट पे इसको पब्लिश कर दिया जाता है। यहाँ तक क्लियर है आपको? हाँ जी। उसके बाद सेक्शन 15 है कंप्लेंट्स। अच्छा, जो कंप्लेंट्स होगी इलेक्शन डिस्प्यूट के हवाले से वो कमीशन में सबमिट की जाएंगी। ठीक है, फिर उसके हवाले से इंक्वायरी कंडक्ट की जाएगी। हाँ जी बोले जी। कुछ नहीं। अच्छा
कंप्लेंट के हवाले से इंक्वायरी कंडक्ट की जाएगी, रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। फिर डिस्पोजल के हवाले से जो प्रोसीजर यही होता है ना कि कंप्लेनेंट को सुना जाएगा या कोई और पर्सन है, समरी वे में इंक्वायरी कंडक्ट होगी, 30 दिन के अंदर ऑर्डर पास होना है, फिर इसी ऑर्डर की पब्लिकेशन वेबसाइट पे दे दी जाएगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम सेक्शन 16 पे आते हैं, कमीशन टू सबमिट एन एनुअल रिपोर्ट। अच्छा, अब ये जो एनुअल रिपोर्ट तैयार हुई है ये कमीशन ने फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भिजवानी है। ठीक है, जो कि मजलिस शोरा या प्रोविंशियल असेंबली के सामने रखेंगे और यही एनुअल रिपोर्ट वेबसाइट पे पब्लिश होती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हम पार्ट 3 पे आते हैं। ये पार्ट 3 आप माइंड ना करें तो मैं इसको अब ना इधर से पढ़ा देती हूँ, क्योंकि मैं अभी टाइप कर रही थी लॉ में से ना, मैं टाइप करके भेज दूंगी। ये आपको स्क्रीन में दिखा देती हूँ। हम स्टैट्यूट से पढ़ने लगे। हाँ, वो मैंने शॉर्ट किया हुआ था ना, अभी ये मैं टाइप कर रही थी ना, तो मैं बाकी टाइप करके आपको भेज दूंगी, तो ये मसला नहीं है। अच्छा जी, सेक्शन 17 में बताया गया कमीशन टू डीलिमिट कॉन्स्टिट्यूंसीज। डीलिमिट कॉन्स्टिट्यूंसीज का मतलब ये होता है कि इलाके की हदबंदी कर दी जाती है वोटिंग के लिहाज से। ठीक है, तो उसमें टेरिटोरियल बाउंड्री उन्होंने डीमार्केशन करनी होती है, जहां आपने जब नेशनल असेंबली या लोकल गवर्नमेंट जब इलेक्शन करवा होते हैं ना, इलाके की हदबंदी हो जाती है। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूंसी को हाँ जी, आवाज नहीं आ रही का आपको, मैं आपको आवाज आ रही है मेरी? आ तो रही, जरा ब्रेक हो रही है। अगर आपको मसला हो रहा है तो आप कॉल दोबारा से बेशक कर लें, कोई इशू नहीं, नहीं अभी है। ठीक हो गई, अभी ठीक हो गई। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि ना इलेक्शन जो करवाने होते हैं ना, उसके लिए टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी को डीलिमिट किया जाता है, मतलब बाउंड्रीज मार्क कर ली जाती है कि इतना इलाका इसमें शामिल होगा। मेरा सवाल ये था कि कॉन्स्टिट्यूंसी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? हाँ जी, क्लियर हाँ है। जी, कॉन्स्टिट्यूशन तो यही है ना कि जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनली जो उनको डिवाइड किया हुआ है हलकों को। किस लिहाज से? यही आपके इलेक्शन के लिहाज से, इलाका वाइज, हाँ, हाँ। इलाका वाइज जितने वोटर्स वहां पर होते हैं ना, उस लिहाज से जो वहां का एक तकसीम कर दी जाती है वो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहलाती है। हल्का, ठीक है, सही कहा आपने। अच्छा, ये हर मर्दमशुमारी के होती है बाद ना, मेरे ख्याल से। हाँ जी, क्या कह रही? टेरिटोरियल ही होती है ना। हाँ, टेरिटोरियल, बिल्कुल ऐसी डिवीजन होती है। हाँ जी। उसके बाद सेक्शन 18 है सीट्स इन द नेशनल असेंबली एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। अब सीट्स मुंतखब कर दी जाती हैं, एलोकेट कर दी जाती हैं जब इलेक्शन, नेशनल असेंबली के इलेक्शन होने हैं या प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन होने हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम सेक्शन 19 पे आते हैं, डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी। अच्छा, जब इलेक्शन कंडक्ट करवाने होते हैं ना, तो इसमें भी ये कह दी कि मुख्तलिफ, ठीक है, जनरल सीट्स कितनी होंगी जो प्रोविंस में एलोकेट हुई हैं आर्टिकल 50, ठीक है, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज, ठीक है, उसकी भी टेरिटोरियल। डीलिमिटेशन का क्या मतलब है? डीलिमिटेशन का मतलब होता है बाउंड्री सेट करना, मतलब अच्छा, इलाके की हदबंदी कर दी जाती है। आप बेशक इसका मीनिंग भी देख लें, इसका यही मतलब है, बाउंड्री ठीक है। मार्केशन होती है, और कुछ नहीं है। ये नहीं है कि लिमिट ही खत्म कर दी, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब इसमें सिंपल इस सेक्शन में ये मुराद दिया गया है कि हर इलाके की ना सीट एलोकेट करके ना उसकी डिवीजन मुकर्रर कर दी जाएगी कि इस, अगर इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात हो रही है ना, तो इसमें कितनी सीट्स हैं। आप मुस्लिम्स की बात करें, आप औरतों की बात करें, आप नॉन मुस्लिम की बात करें, तो उसके हवाले से डिवाइड कर दिया जाता है प्रोविंस को। ठीक है, एक दफा रीड कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल आएंगे, वो मैं आपको हैंड आउट में सेंड कर दूंगी। ठीक है। ठीक। अच्छा, उसके बाद हम सेक्शन 20 देखते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ डीलिमिटेशन। देखें, जब डिमार्केशन होती है ना किसी भी हलके की, जब जनरल सीट्स के लिए आपने डिमार्केशन करनी है, उसमें आपने मुख्तलिफ प्रिंसिपल्स को कंसिडर करना है। ठीक है, जैसे आबादी की तकसीम, ठीक है, वहां का एरिया, उसके फिजिकल फीचर्स क्या हैं,
उसकी एग्जिस्टिंग बाउंड्रीज क्या हैं, और कम्युनिकेशन जो भी जरूरी है मालूमात फराहम करना पब्लिक कन्वीनियंस के लिए, ठीक है ना, उसके मुताबिक कॉन्स्टिट्यूंसी की क्रिएशन की जाती है। सही है। अब जब आपने कॉन्स्टिट्यूंसी की डीलिमिटेशन करनी है ना, उसके लिए फिर आप फर्दर वो जो सेपरेट एरियाज हैं आप उसको एक ग्रुप में भी मर्ज कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर जैसे कोई तब्दीली आती है पॉपुलेशन में, तो उसमें यह है कि 10% से ज्यादा की वेरिएशन नहीं होनी चाहिए, इलाके की हदबंदी 10% से ज्यादा एक्सटेंड नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर एक्सेप्शनल केसेस में वो 10% से ज्यादा हो रही है तो फिर कमीशन उसकी रीजंस भी रिकॉर्ड करेगा। ठीक हो गया। उसके बाद सेक्शन 21 है रिपोर्ट्स ऑफ कमीशन एंड लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी। अच्छा, जब डीलिमिटेशन होती है ना कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो कमीशन इस सिलसिले में वो फिर इंक्वायरी कंडक्ट करेगा, रिप्रेजेंटेशन लेगा, गवाहों को बुलाएगा, एविडेंस रिकॉर्ड करेगा। ठीक है। फिर उसे ऑफिशियल गजट में वो पब्लिश कर देगा। ठीक है। और प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है जो इसके हवाले से ये कॉन्स्टिट्यूंसी की जो लिस्ट है वो सारा कुछ पब्लिश कर दिया जाता है। ठीक है। अब इसमें रिप्रेजेंटेशन इनवाइट की जाती है कि अगर प्रिलिमिनरी नोट के हवाले से किसी की नुमाइंदगी दरकार है तो वो 30 दिन के अंदर दरकार करती है। अब उस इलाके में जो वोटर होते हैं वो अगर चाहें तो रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं कमीशन के सामने प्रिलिमिनरी नोट के हवाले से, अगर वो कुछ कहना चाहते हैं तो कमीशन इस हवाले से क्या करेगी, फिर सुनेगी उन्हें, रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करेगी, फिर उसमें तरामीम करेगी जो प्रिलिमिनरी लिस्ट प्रोवाइडेड है। ठीक है। और ये काम 30 दिन के दौरानिए में होगा, रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, 30 दिन के अंदर ऑर्डर पास होगा, फिर उसे ऑफिशियल गजट में पब्लिसाइज कर दिया जाएगा। ठीक है। उसमें फाइनल रिपोर्ट सब कुछ वो मेंशन होगा उसमें। ठीक है। उसके बाद सेक्शन 22 देखते हैं, पावर ऑफ कमीशन टू मेक अमेंडमेंट, ऑल्ट्रेशन और मॉडिफिकेशन इन द फाइनल लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी। अच्छा, अब इसमें यह कहा गया कि जब इलेक्शन प्रोग्राम की नोटिफिकेशन से पहले 4 माह के अंदर ना वो खुद नोटिस लेते हुए या रीजंस रिकॉर्ड करके जो लिस्ट फाइनल लिस्ट प्रोवाइड की जाती है ना कॉन्स्टिट्यूंसी की, उसमें वो अमेंडमेंट कर सकती है। ठीक है। फिर कमीशन क्या करेगी, ऑफिशियल गजट में इसको पब्लिश कर देगी जो भी प्रपोज अमेंडमेंट्स हैं उसके सब, और इसके हवाले से वो रिप्रेजेंटेशन भी ले सकती है, फिर फाइनल डिसीजन दे देगी। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी। अच्छा, ये इतना आज काफी है या आगे लेके चलूं, क्योंकि मैंने आगे ना रीड नहीं किया, मैं टाइप करने लग गई थी। चलें ठीक है, बाकी कल ज्यादा कर लेते हैं क्योंकि इसके मेरे ख्याल से 150 सेक्शंस हैं शायद। हाँ, तकरीबन लगभग इतने ही है। ये मैं आपको हैंड आउट भेज देती हूँ, इसको आप मेमोराइज कर लें। बाकी मेरी ठीक कोशिश है कि कल ये वाइंड अप हो जाए। ठीक ठीक है। समझ ठीक। आ गया है ना? यही चाह रही थी हाँ ना जी, आपके, बस जल्दी कमीशन की जल्दी। बेसिकली ज्यादातर अभी तो हम कमीशन की पावर्स पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें और